हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली वीडियो में अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था सिलेबस के क्रम में प्रीलिम्स, मेंस पेपर 1, पेपर 2 और आज पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी मेंस पेपर 3 की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा 1 और 2 है इसका डिस्कशन हमारा पूरा हो चुका है, प्रीलिम्स का डिस्कशन हमारा पूरा हो चुका है और अब हमको बढ़ना है पेपर 3 की तरफ। सबसे पहले पेपर 3 में कौन कौन से विषय हैं उस पर हम आए, उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, पेपर 3 बहुत डायनेमिक पेपर है। डायनेमिक यानी कि गतिक, गतिक यानी कि लगातार अपडेट होने वाला पेपर है, करंट अफेयर से संबंधित पेपर है, क्योंकि इसके जो विषय हैं वो विषय ऐसे हैं जिसमें लगातार नई इनोवेशंस, नए प्रयोग, नई खोजें, नई योजनाएं आदि आती रहती हैं। तो सब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो हाँ, अभी आप लोगों को शायद थोड़ा सा और स्पष्ट दिख रहा होगा। सब्जेक्ट्स पे आते हैं। सबसे जो पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी, या जिसको हम कह देते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब ऑब्वियस सी बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग भाग इसमें आएंगे और लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नई इनोवेशंस होती रहती हैं, नई खोज होती रहती हैं। तो डायनेमिक पेपर हो गया। इसके बाद दूसरा जो बड़ा विषय है जिसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है, दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और वी कैन से आर्थिक विकास। ठीक है, आर्थिक विकास शब्द प्रयोग किया है। अब इकोनॉमी के अंदर भी लगातार क्या होता रहता है कि नई नई योजनाएं या नई पॉलिसीज आती रहती हैं, तो वहां पर भी हमको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है करंट अफेयर्स के हिसाब से। ठीक इसी प्रकार अगला सब्जेक्ट हो गया बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट, यानी कि जैव विविधता और पर्यावरण। जो हम लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के अंदर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के नाम से पढ़ा था, वो सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है। उसके दो टॉपिक स्पेसिफिक मेंशन है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता और एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। अब अंडरस्टूड है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में आपके सिलेबस में था वो तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। इन दो विषयों पर आपको या इन दो टॉपिक्स पर अधिक फोकस करना होगा। तो ये सब्जेक्ट हो गया। फिर एक छोटा सब्जेक्ट है सिक्योरिटी या सुरक्षा विषय, और एक है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मोटा मोटा 5 विषय हो गए हैं। सब्जेक्ट हमारे कितने हो गए इसके अंतर्गत? 5 सब्जेक्ट हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहला हो गया कौन सा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पहला हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा हो गया इकोनॉमी, तीसरा हो गया एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, चौथा हो गया सिक्योरिटी इश्यूज, सुरक्षा के मुद्दे, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा सब आएगा, और 5वां सब्जेक्ट इसमें हो गया आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो अब हम इसके टॉपिक्स की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पेपर इज पेपर 3। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टॉपिक्स की तरफ आगे जब बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ध्यान में क्या आ रहा है कि सबसे पहला टॉपिक ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमी से स्टार्ट हुआ ये, तो पहले इकोनॉमी का टॉपिक दिखाई दे रहे हैं आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, इकोनॉमिक एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? वो प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमी को समझना प्लस में प्लानिंग, क्योंकि इकोनॉमी का बेस प्लानिंग होता है। उसके बाद संसाधन यानी कि रिसोर्सेज से संबंधित जुड़े हुए मुद्दे हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधन जुटाना, ग्रोथ संसाधनों को बढ़ाना, डेवलपमेंट उसकी प्रगति, उसका विकास करना, और फिर रोजगार एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो संसाधन है उससे संबंधित, प्लस में आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर एक एम्प्लॉयमेंट कितनी डेवलप या उससे संबंधित जितने भी इश्यूज हैं वो सारे यहाँ पर आएंगे। आपको ध्यान में आ रहा होगा हम लोगों ने पेपर 2 के अंदर भी पॉवर्टी की बात की है, सोशल इश्यूज जो पढ़ा हम लोगों ने, तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज राइजिंग फ्रॉम इट। अब इंक्लूसिव ग्रोथ माने क्या होता है? ऐसा ग्रोथ जिसमें हम सबको साथ में लेकर के चलते हो, सबका समावेश करके आगे बढ़ना। समाज के जितने वर्ग हैं, देश के अलग अलग भाग हैं, चाहे वो भौगोलिक विभाजन हो, राजनीतिक विभाजन हो, भाषा, प्रांत, वर्ग, सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास। सभी सेक्टर एक साथ आगे बढ़े, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये होता है इंक्लूसिव ग्रोथ। थर्ड हो गया गवर्नमेंट का बजट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे 3 टॉपिक यहाँ पर ये हो जाते हैं। फिर आगे हम जिस टॉपिक में एंटर करेंगे, अब ये जो टॉपिक है, ये आगे जो जिन टॉपिक से बढ़ रहे हैं, ये टॉपिक इकोनॉमी के अंतर्गत यहाँ पर है,
लेकिन काफी हद तक ये रिलेट करते हैं भूगोल से भी, ज्योग्राफी से भी। अगर आपको ज्योग्राफी की भी थोड़ी समझ है, आपको आसानी हो जाएगी इन टॉपिक्स को पढ़ने में, इसके सवाल हल करने में। आगे देखते हैं। तो क्रॉप्स की बात की गई है, फसलों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? फसलों की। मेजर क्रॉप्स, क्रॉप्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है? नंबर 1, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के अलग अलग भागों में क्रॉपिंग पैटर्न, फसल लगाने का पैटर्न क्या है, जिसको हम लोग रबी, खरीफ, जायद कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो आप में से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए, उन्होंने सहज रूप से इसको पढ़ा होगा। 8वीं 9वीं के अंदर भी आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो व्हाट इज रबी क्रॉप पैटर्न, व्हाट इज खरीफ क्रॉप, व्हाट इज जायद क्रॉप, देश में कब कहां किस प्रकार की फसलें लगाई जा रही हैं जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। ठीक है, उसकी बात की जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा इरिगेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स। सिंचाई के कौन कौन से प्रकार भारत में चलते हैं? ट्यूबवेल भी है, पॉन्ड तालाब से भी सिंचाई है, डैम का भी यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना। वेल्स, कुएं की सिंचाई, कुएं भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स हुआ करते थे सिंचाई के, काफी हद तक अभी भी कहीं कहीं है ना। तो सिंचाई की बात की जाएगी। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो फिर क्या आ गया? जो हमने अनाज पैदा किया है उसकी स्टोरेज। अभी बहुत बड़ी समस्या क्या है? बहुत बड़ी मात्रा में हमारा अनाज क्या हो जाता है? खराब होता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो सरकारी अनाज मंडियां हैं वहां पर बारिश हो रही है, अनाज खराब हो रहा है, चूहे खा रहे हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं या जैसे फल सब्जियां जो बहुत लंबे टाइम तक चल ही नहीं सकती हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? स्टोरेज चाहिए होगा बड़ी मात्रा में, कोल्ड स्टोरेज। तो वो पूरा इसके अंदर सवाल आएगा। फिर इसी माल का ट्रांसपोर्टेशन, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, देश के एक भाग में जहां पर ज्यादा हो रहा है वहां से बाकी भागों में जाना, मंडियों तक पहुंचना, मार्केट्स तक पहुंचना, ये ट्रांसपोर्टेशन। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी विपणन। क्रॉप्स की हमने बात शुरू की है अभी। क्रॉप के पैटर्न, उसकी इरिगेशन, उसका स्टोरेज, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे इश्यूज हो गए। और इन इश्यूज से संबंधित जो कुछ भी और हो सकता है ना, एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रेंट, यानी कि इस समय जो समस्याएं आती हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो अलग अलग काम किया है, कोई नया प्रयोग हुआ है, इनोवेशन हुआ है, उस सब की बात यहां पर आ जाएगी। ठीक है। और सबसे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि किसानों की सहायता के लिए ई टेक्नोलॉजी, यानी कि वर्तमान में जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, भारत भी बहुत तेजी से हो रहा है, उसका लाभ कैसे हम लेकर के किसानों को फायदा दे सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी ई नैम यानी कि ई मंडियां खुल गई हैं। मोबाइल के थ्रू किसान अपनी फसलों को सीधा मार्केट में बेच सकता है। फसलों के इंश्योरेंस आराम से आप करवा पा रहे हैं मोबाइल के थ्रू। सॉइल का जो जांच हो रहा है, मिट्टी जो हमारी है, उस मिट्टी में किस चीज की कमी है, इसकी जांच आराम से मोबाइल के थ्रू हो जा रही है। आप फोटो भेजो, लैब में पहुंच रही है वो, है ना। तो क्या क्या बेनिफिट किसानों को मिल सकता है, चाहे उनको कर्ज देने की बात हो, खाद के लिए खाद प्रोवाइड करवाना हो, या और तमाम सुविधाएं, उसकी यहां पर बात की जाएगी। ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ, तो क्या ध्यान में आएगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे इसको तो एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे जुड़ा हुआ इशू। एमएसपी आपको पता है भारत में बहुत विवाद का विषय रहता है। पीछे जो किसान मूवमेंट हुआ था उसमें एक बड़ा इशू क्या हुआ करता था? एमएसपी हुआ करता था। हर चुनावों के अंदर सरकारें ऐलान करती हैं कि एमएसपी हम बढ़ाएंगे। एमएसपी यानी कि किसी भी फसल के लिए जो मिनिमम प्राइस मिलना है गवर्नमेंट देगी। अगर वो फसल कहीं नहीं बिकी है, सरकार फसल खरीदेगी और आपको मिनिमम प्राइस देगी, तो उससे एक गारंटी होती है कि हमारी फसल ये चाहे बाजार कैसा भी हो, इतने पैसे तो मिल जाएंगे, उसको एमएसपी बोलते हैं। तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए एमएसपी, प्लस में और जो एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसे सरकार क्या करती है, सरकार आपको बीज प्रोवाइड करती है, सस्ते खाद प्रोवाइड करती है, खाद पर सब्सिडी देती है, खेती करने के लिए लोन मिलता है जो बहुत कम या नाम मात्र का जिस पर इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट फ्री होता है, सरकारें लोन माफ भी करती हैं। आपको अपने यहाँ अगर ट्यूबवेल वगैरह लगाना है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। एग्रीकल्चरल जो लाइट्स आती हैं उसका बिल या उसके रेट्स में बहुत बेनिफिट है। तो ऐसे अलग अलग तरह के लाभ, उसकी बात की गई है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो एक जो बड़ा इशू है वो है हमारे यहाँ पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या? पीडीएस, जन वितरण प्रणाली। अब बोलेंगे ये क्या है सर? जिसके तहत राशन बांटा जाता है।
जो सरकारी राशन की दुकानें हैं, जहां पर आपको आपने सुना होगा कि चीनी मिलता है, अनाज गेहूं चावल वगैरह मिलता है। बहुत पहले केरोसिन मिट्टी के तेल भी मिला करते थे, अभी उस पर बैन हो गया है ना। तो वो पीडीएस है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में भी हमारे यहाँ ऐसी पॉपुलेशन है जो इन सब चीजों के लिए सरकार पर निर्भर है। तो पीडीएस सिस्टम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, उद्देश्य क्या हो गया, उसकी फंक्शनिंग कैसी है ना, आ गया, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, कार्य प्रणाली कैसी है, कौन कौन सी समस्याएं आ रही, लिमिटेशंस उसकी क्या क्या हैं। अभी हम पीडीएस की बात कर रहे हैं, है ना, तो उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं पीडीएस में ही, सीमाएं, यानी कि कौन सा और काम वो कर सकते हैं जो नहीं कर पा रहे हैं अभी, ये आ जाएगा। तो पीडीएस से संबंधित जो भी चीजें हो सकती हैं उसमें सुधार करना हो गया। पीडीएस के लिए बफर स्टॉक रखना, यानी पहले से ही खरीद करके बड़ी मात्रा में अनाज या बाकी सब चीजें रख लेना, ताकि जब कभी फसल कम भी है, माल की आपूर्ति नहीं भी हो पा रही, तब भी उन सबको खाना मिलता रहे। ठीक है, ये सारे विषय इसमें आ जाएंगे। और इसी में फिर ओवरऑल फूड सिक्योरिटी, यानी सबको खाना मिले, उससे संबंधित जो कुछ भी विषय हो सकता है वो आएगा। अभी भी दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है जो करोड़ों में है, जो अभी भी रात को भूखे पेट सोती है। हम सबने देखा कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार को खाना निःशुल्क देना पड़ा, यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो जिनको फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा हासिल नहीं है, जिनको रोज उठ करके सोचना है आज काम मिलेगा तो शाम को अपन खाना खा पाएंगे। ठीक है, ये बड़ा विषय है, एक ये आ जाएगा। फिर प्रौद्योगिकी मिशन, यानी टेक्नोलॉजी मिशंस, जो अलग अलग मिशन सरकार चलाती है इसके संबंध में, वो यहां पर आ जाएगा। और साथ में आ जाएगा जो एनिमल रियरिंग होती है, पशुपालन, उसका इकोनॉमी में क्या योगदान है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि गांवों के अंदर पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब मैं पशुपालन की बात करता हूं तो यहां पर केवल गाय या भैंस की बात नहीं करेंगे। इससे पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन, वो सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है ना, लोग ऊंट पालते हैं, तो उन सबका भी अपना अपना इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई रोल या लाभ है। उसकी इकोनॉमी क्या है उसको समझना। बाकायदा हमारे देश में हमारी यानी कि मनुष्यों की जनगणना, उनकी सेंसस 10 साल में होती है, पशुओं की 5 साल में जनगणना होती है, गिनती होती है। ठीक है, वो सारा विषय इसके अंदर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, यानी कि खाद्य प्रसंस्करण। ये क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण? तो जो कच्चा माल है, जैसे टमाटर है वो कच्चा माल है, उस टमाटर का उपयोग करके हमने उससे केचप बना लिया, हमने उससे जैम बना लिया, ये उसको प्रोसेस कर देना हो गया। ठीक है, इससे अपन कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। तो जो चीजें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं, अगर वहां पर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप कर देंगे तो लाभ क्या होगा कि वो माल, कच्चा माल भी बिक रहा है, और जैसे ही खराब होने की संभावना आती है हम उसको प्रोसेस कर देंगे, यानी अब वो लंबे टाइम तक चल सकता है। केचप है, जैम है, उसको आप लंबे टाइम तक रख सकते हैं। टमाटर हार्डली 4 दिन 5 दिन बस खराब हो जाने वाला है। ऐसी फलों के साथ है, ऐसी सब्जियों के साथ है। तो ये हो गया फूड प्रोसेसिंग। तो वो इंडस्ट्री, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका भारत में क्या स्कोप है, उससे जुड़े सारे मुद्दे आएंगे। भारत में कहां कहां पर ज्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है, लोकेशन वगैरह वगैरह, वो सब उसके अंदर आ गया। इसी में फिर एक और बड़ी चीज है, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। इसका मतलब क्या हो गया, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, यानी कि जो माल जो खेती कर रहा है वो किसान हो गया, जो रॉ मटेरियल दे रहा है, इंडस्ट्री कोई और चलाएगा। इसमें सरकार की भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी। तो वहां क्या क्या अपेक्षाएं हैं, इंडस्ट्रीज को किसानों से क्या अपेक्षा है, किसानों को इंडस्ट्रीज से क्या अपेक्षा है, और उन दोनों को सरकारों से क्या अपेक्षा है, इसकी चिंता आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम में बड़ी चीज है वो क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप देखेंगे आज के समय में आप घर में एक मोबाइल फोन के थ्रू सुबह आप चाय नाश्ता से लेकर के रात के खाने तक सब कुछ मंगा सकते हैं। आपकी दवाई हो गया, आपका राशन हो गया, आपके कपड़े, आप सब मोबाइल पे देखते रहिए, ऑर्डर करते जाइए। ये सब संभव कैसे हो पा रहा है, सप्लाई चेन के थ्रू। कोरोना के दौरान क्या हुआ था, चेन बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बिगड़ी थी, वर्ल्ड लेवल की बात करें तो। इसी प्रकार देश के अंदर सप्लाई चेन कितना हम डेवलप कर पाए हैं, वो बहुत बड़ा विषय है आज के टाइम में। इकोनॉमी का आधार बनता जा रहा है सप्लाई चेन, उसका प्रबंधन, उससे जुड़े विषय यहां पर चर्चा में आएंगे। और तो ये हमारा हो गया फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई चीजें। सबसे लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है
लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार। भूमि सुधार माने कि क्या हो गया, जो लैंड है अभी उनकी क्या स्टेटस है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब देश आजाद हुआ उससे पहले जमींदारी प्रथा थी, यानी ऐसे लोग जिनके पास बड़ी मात्रा में पूरे गांव के गांव का मालिक कोई एक ही व्यक्ति हुआ करता था, बाकी सब वहां पे मजदूरी कर रहे होते थे, है ना। तो लैंड रिफॉर्म के अलग अलग एक्ट लाए गए थे। सेम ऐसे ही अंग्रेज बहुत सारे कानून लेकर के आए थे, जिसको हम जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बोलते थे। रियोतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सिस्टम्स आए थे। तो भारत सरकार ने भी आजादी के बाद से लगातार इसमें काम किया है, लेकिन बहुत सारा स्कोप है अभी इसके अंदर काम करने पर, भूमि सुधार को लेकर के, लैंड रिफॉर्म को लेकर के। कौन सी एग्रीकल्चरल लैंड है, इंडस्ट्री के लिए लैंड कहाँ अवेलेबल होगी, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज लग रही हैं या कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, टेक्नोलॉजिकली पार्क है, अल्टीमेटली सब कुछ कहीं ना कहीं स्थापित होगा, जमीन पर ही स्थापित होगा, है ना। तो वो लैंड रिफॉर्म का पार्ट है। जिस तरीके से देश में शहरीकरण बढ़ रहा है, ऐसे में लैंड रिफॉर्म और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये विषय हमारे हो गए हैं इकोनॉमी से जुड़े हुए पेपर 3 के अंदर। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे, हाँ, तो इसमें भी कुछ टॉपिक्स इकोनॉमी के हैं, जैसे इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ओवरऑल क्या कह सकते हैं, जो उदारीकरण था, अब आप बोलेंगे लिबरलाइजेशन क्या था, डिटेल में पढ़ना ही है आपको, लेकिन 1991 के बाद भारत में उदारीकरण आया। उदारीकरण यानी कि उद्योगों के लिए सरकार लिबरल हुई, उसकी जो पॉलिसीज थी, पहले जो लाइसेंस सिस्टम था, लाइसेंस राज बोलते थे अपन, उसको कम किया गया। सरकारें अब क्या होगी, सहयोगी हो गई इंडस्ट्रियलिस्ट की, जिसको भी कोई भी काम धंधा करना है सरकार सहयोग करेगी उसको, इसको अपन बोलते हैं उदारीकरण, सहज सिंपल भाषा में, ठीक है। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर 1991 के बाद और 1991 से पहले। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो उस इंपैक्ट को समझना। दूसरा, इसके कारण इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। भारत में इंडस्ट्रियल लॉज बहुत सारे हैं, लगातार नई नई इंडस्ट्रीज खड़ी हो रही हैं। जैसे हम बात करें आईटी इंडस्ट्री, एकदम नई चीज है भारत के लिए, पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत में, आज के टाइम में हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हो गई है। उसके लिए भी पॉलिसी चाहिए, कानून चाहिए, रेगुलेशन चाहिए, वो सब डेवलप करना। तो उसमें क्या चेंज हुआ है और इसका फिर क्या इंपैक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। तो यानी कि यहाँ पर उद्योगों की बात की गई है, इससे पहले बात की गई थी एग्रीकल्चर की और उससे जुड़े हुए इंडस्ट्रीज की, अब यहां पर ओवरऑल इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई जो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, वो क्या हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अधोसंरचना, या जिसको हम बुनियादी ढांचा कहते हैं। कहीं भी उद्योग आपको चलाना है तो कुछ चीजें आपको चाहिए, उसकी बात की जा रही है। क्या क्या इसमें आ सकता है, एक ऊर्जा, एनर्जी, गाड़ी के लिए तेल चाहिए आपको, ट्रक के लिए डीजल चाहिए आपको, फैक्ट्रीज के लिए बिजली चाहिए, हमें कोयला चाहिए, ये सब हो गया। पोर्ट्स, बंदरगाह, आयात निर्यात बड़ी मात्रा में करना है तो सड़कें चाहिए सप्लाई चेन के लिए, सेम ऐसे ही एयरपोर्ट चाहिए। आम आदमी की भी ढुलाई करता है ये और माल की भी ढुलाई करता है ना। तो रेलवे आदि ये सब क्या आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग आ गया। तो वर्तमान में देश की क्या स्थिति है, उद्योगों के अनुसार कहां कहां बढ़ाने की जरूरत है, आदि आदि सब विशेष में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इन्वेस्टमेंट मॉडल। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर सुनते भी हैं कि अमेरिका के अंदर किसी तरह की मंदी आई है और भारत के सेंसेक्स से लोगों ने पैसे भारत के शेयर मार्केट से पैसे निकालने शुरू कर दिए। या आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी किसी देश में गए हैं, अपने साथ 20 लोगों का 50 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर के गए हैं, जिसमें देश के बड़े सीईओ, बड़े उद्योगपति शामिल हैं, और वहां पर उन्होंने 10,000 करोड़ का समझौता किया वगैरह वगैरह। सेम ऐसे उल्टा भी होता है, किसी और देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं यहाँ पर आते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने साथ बड़े बड़े सीईओ को लेकर के आते हैं, उनकी यहाँ मीटिंग होती है, समझौते होते हैं। यह है इन्वेस्टमेंट मॉडल। यानी कि अगर हमको अपने उद्योगों को बढ़ाना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, जिसके पास पैसा लगाने के लिए है, जो उस फील्ड का विशेषज्ञ है। वो हमारे यहाँ कब आएगा, जब हम बता पाएंगे हमारे पास अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लॉ एंड ऑर्डर कायम है, आप आइए पैसा लगाइए, बिजनेस बढ़ाइए अपना भी और रोजगार दीजिए हमारे लोगों को भी, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री डेवलप करेगी। तो उसकी ओवरऑल चर्चा ये हो जाएगा।
तो यहां तक हमारी इकोनॉमी की बात हो गई है। ये जो टॉपिक्स थे अब तक ये इकोनॉमी के टॉपिक थे। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये टॉपिक कौन से हो जाएंगे नेक्स्ट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात शुरू हो गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये क्या हो गया, एक जनरल इंट्रोडक्शन शुरुआत में, यानी कि विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उसका यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन माने गूगल ऐप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी चीज का यूज एप्लीकेशन कहलाता है, अनुप्रयोग, और हमारी लाइफ पे इसका क्या प्रभाव हो रहा है। और आज के समय के अंदर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ना। आपको कहीं जाना है, सीधा गूगल मैप अवेलेबल है आपके पास, तकनीक है, ठीक है। तमाम तरह के जो आपके हेल्थ के इश्यूज हैं, आपकी कलाई में बंधी हुई एक घड़ी वो आपकी हार्ट बीट को भी नाप रही है, आप कितना कदम चल रहे हैं सब चीजें नाप रही है। तो और ये केवल एक चीज मैंने बताई है। इसी प्रकार शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, ह्यूमन रिसोर्स, हेल्थ, सब चीजों के अंदर टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है ना। तो वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है उसकी बात की जाएगी। ये पहला भाग हो गया है, बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो वहां पर क्या की बात की गई है कि अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि कौन कौन से प्रमुख भारतीय लोग रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, चाहे वो विक्रम साराभाई हों, कलाम साहब हों, अलग अलग संस्थाएं हमारी हों, स्पेस में इसरो हो गया है, डिफेंस सेक्टर में डीआरडीओ, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर वो अचीवमेंट्स की बात की जाएगी। फिर टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर बनाना, उसको हम बोलते हैं इंडिजिनाइजेशन या देशज रूप से टेक्नोलॉजी। हर टेक्नोलॉजी बाहर से लेना पड़ रहा है, मांगना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, या खुद भी हम डेवलप कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आज बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इंडिया दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्रीज में एक है, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उस सब के बारे में जानकारी, ठीक है। और इसी का नया भाग है कि न्यू टेक्नोलॉजी का विकास, नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना, ठीक है। सब एआई की बात अभी आई है, दुनिया एआई पर काम कर रही है, हम भी उस पर काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। चिप्स की बात हो रही है, जो अलग अलग चिप लगे होते हैं, आपका रिमोट है, ये माइक है, सब जगह चिप लगा हुआ है। कोई भी जो ब्लूटूथ से चीज चल रही है उसमें चिप है, गाड़ियों के अंदर, फ्रिज के अंदर चिप्स लगे हुए। वो जो चिप है या सेमीकंडक्टर जिसको अपन बोलते हैं, वर्तमान में कुछ ही देश उसका उत्पादन कर रहे थे, उनकी मोनोपोली थी। अभी हाल में भारत ने तय किया हम उसको बनाना शुरू करेंगे। तो ये ऐसे नई डेवलपमेंट हो गया, वो सब आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में बेसिक बात की गई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, दूसरे में इंडियंस या इंडियन ने क्या प्रभाव किया है, नया का डेवलप हो रहा है, और तीसरा जो टॉपिक है यहां पर अलग अलग कुछ टेक्नोलॉजी के प्रकार दिए गए हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा अवेयरनेस चाहिए। कौन कौन से प्रकार, पहला हो गया आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा हो गया स्पेस, अंतरिक्ष, कंप्यूटर तकनीक, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब नाम सुने होंगे आप लोगों ने, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, नए नए बीजों का विकास, नए नए जीवों को बनाना, है ना। और उससे संबंधित इश्यूज, किससे संबंधित, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या बौद्धिक संपदा अधिकार। अब बोलोगे ये क्या होता है, ये समझ में आया बाकी। तो बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि जहां पर आप कोई चीज अपने दिमाग से, अपनी बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस का प्रयोग करके बनाते हैं। आपने कोई अच्छा गाना लिखा, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी खोजी, आपने कोई उपन्यास, नॉवेल लिखा, है ना, ये सब आपने अपने दिमाग का यूज करके बनाया है, तो उस पर आपका हक है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर आपका अधिकार है कि आप किसी को बेचो या परमिट दो या लाइसेंस दो वगैरह वगैरह। तो उससे संबंधित नियम कानून मुद्दे जो कुछ भी हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो यहां पर हमारे ये टेक्नोलॉजी वाला मामला खत्म होता है। तो देखा जाए तो ओवरऑल 3 पॉइंट टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो 14वां पॉइंट है, ये किससे शुरू हो गया, यहां पर हमारा एनवायरनमेंट शुरू हो जाता है, पर्यावरण शुरू हो जाता है। सबसे पहले क्या कह रहा है वो, कंजर्वेशन, किसका, ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट का। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, किस किस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, इसमें सब तरह के पॉल्यूशन आ जाएंगे, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, है ना, हर तरह के प्रदूषण के प्रकार आ जाएंगे, ठीक है। और उसके कारण एनवायरनमेंट जो डिग्रेड हो रही है, लगातार क्षरण हो रहा है, खराब हो रहा है, उसकी चर्चा। फिर पर्यावरण प्रभाव का आकलन, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट,
ये एक तरह की कानूनी प्रक्रिया होती है कि जब भी कोई हम विकास प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, कोई भी विकास के लिए हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम कोई डैम बना रहे हैं, कोई कारखाना बना रहे हैं, कहीं पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव होगा उसका आकलन करना, ये एक विषय है जो बहुत इंपॉर्टेंट विषय हो गया है। भारत सरकार इसको लेकर के कानून भी लेके आई हुई है ऑलरेडी, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2016, और उसका नया वर्जन भी अभी चर्चा में चल रहा था। ठीक है, तो इसकी बात यहाँ पर की जाएगी। मुख्य परीक्षा के अंदर ये टॉपिक एकदम अलग आ गया है, बाकी सब प्रारंभिक परीक्षा के अंदर भी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अभी हमने पर्यावरण की बात कर ली है, नेक्स्ट आ गया यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन। अब ये बेशक लिखी एक लाइन हुई है, नॉर्मली सवाल भी इस पर एक आता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको डिटेल में पढ़ना पड़ता है। पहली बार डिजास्टर क्या है, आपदा क्या है। डिजास्टर्स अलग अलग कौन कौन सी हो सकती हैं, सुनामी, चक्रवात, भूकंप, आग लगना, बाढ़ आना, ये सब आपदाएं हैं डिजास्टर से। तो कौन कौन से प्रकार की आपदाएं हैं, प्राकृतिक कौन सी हैं, मानव निर्मित कौन सी हैं। परमाणु विस्फोट या परमाणु वॉर, ये क्या है, मानव निर्मित आपदा है। कहीं पर फैक्ट्री में किसी खतरनाक गैस का रिसाव, मानव निर्मित आपदा है, ऐसे। ठीक है, तो उसका अध्ययन करना, और आपदा आने पर प्रबंधन कैसे करना है, आपदा से पहले क्या तैयारी करनी है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि अब स्कूलों के अंदर आपदा के दौरान क्या करना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, कॉलेजेस में, स्कूलों में। बहुत बार मॉक ड्रिल किया जाता है किसी बड़े मार्केट प्लेस पर, मॉल्स के अंदर, कि मान लीजिए मॉल में आग लग गई है, अब सबको क्या करना है, मॉल में आग लगने पर करना क्या है, या स्कूल में मान लीजिए हम बैठे हुए पढ़ रहे हैं, भूकंप आ गया, क्या करना है, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, है ना। तो ये पूर्व तैयारी वाला विषय आ गया। आपदा के दौरान क्या करना होता है, आपदा के बाद जो लोग वहां पर हैं उनका रिहेबिलिटेशन करना, उनका पुनर्वास करना, बाढ़ आ गई है तो समस्या है, कहीं और लेकर के जाएंगे, है ना। ये सारा विषय इसके अंदर आता है, और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि अपने अपने जिलों में कल को आप डीएम बनेंगे तो वहां पर जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटी होती है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसका मुखिया, उसका प्रमुख कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये विषय हमारा हो गया। नेक्स्ट फिर यहाँ पर कुछ इश्यूज सिक्योरिटी के हैं, क्योंकि बहुत बड़ा विषय अपने आप में सिक्योरिटी इशू रहता है देश के लिए। कौन कौन से टॉपिक से, पहला लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यानी कि विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। माओवाद वगैरह के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, नक्सलिज्म के बारे में सुना होगा। जब हम डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, तो उसके कारण भी कुछ नुकसान किसी को होता है क्या। एक गांव में हमने वहां बांध बनाना है, हमने बांध बनाया, अब वहां पानी भरेगा तो वो गांव या आसपास के 10, 20, 50 गांवों को वहां से विस्थापित होना पड़ेगा, वो जगह छोड़ करके कहीं और जानी पड़ेगी। उनको प्रॉपर मुआवजा मिला, उनमें कोई क्रोध तो नहीं रह गया है, उससे कारण उग्रवाद पनप रहा है क्या। ये अलग अलग विषय में आते हैं। सेम यही चीज क्या नाम है, जब हम सड़कों के लिए लैंड एक्विजिशन करते हैं, भूमि अधिग्रहण करते हैं, वहां भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो जो उग्रवाद बढ़ रहा है और विकास से कोई संबंध है, और विकास अगर हम करेंगे तो उग्रवाद को हम कितना कम कर सकते हैं। जैसे जहां जहां पर ध्यान में आया कि बहुत अच्छे से सरकार ने सही अप्रोच के साथ डेवलपमेंट किया, वहां पर उग्रवाद में, नक्सलिज्म जैसी घटनाओं में कमी आई है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हो गया रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब कई कई विषय आ गए। सबसे पहले क्या शब्द है, इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, यानी कि देश के अंदर सुरक्षा की बात की जा रही है। बॉर्डर पर सुरक्षा वो बाह्य सुरक्षा हो गया, वहां पर यह काम आर्मी कर रही है। देश के अंदर कानून व्यवस्था सुरक्षा, इसके लिए पुलिस है, अर्धसैनिक बल है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। तो बात किसकी की जा रही है, इंटरनल सिक्योरिटी की। इंटरनल सिक्योरिटी में जो रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, ठीक है, इसका मतलब जो शासन विरोधी तत्व हैं, अब बोलेंगे ये क्या होता है, या नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होता है, तो ये ऐसे लोग हैं जो खुद सरकार नहीं है लेकिन जनता में इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। वो किसी मत पंथ के गुरु भी हो सकते हैं, वो कोई सामाजिक नेता हो सकते हैं, किसी यूनियन के मुखिया हो सकते हैं, किसी जाति बिरादरी के प्रमुख हो सकते हैं, है ना, अलग अलग क्षेत्र में।
तो जब उनकी सत्ता बढ़ जाती है उन्हीं को हम बोलते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। यूपी बिहार में एक टर्म चलता है बाहुबली, है ना, कई बार सुना होगा आप लोगों ने, कि इस क्षेत्र में सांसद कौन बनेगा ये तय कौन करेगा, वहां के बाहुबली जी तय करेंगे, राजा भैया तय करेंगे, है ना। पार्टी कोई भी हो, बनेगा वही जिसको ये चाहेंगे। तो अब वो क्या हो गए, वो वहां के नॉन स्टेट एक्टर हो गए हैं, है ना। वो वहां के शासन को अपने हिसाब से चलाने की क्षमता, ताकत रखते हैं। तो ये हो गया। तो ये अपने आप में हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती है, ठीक है। बहुत बार ध्यान में आपका आया होगा कि कुछ लोगों ने भीड़ का लाभ लेकर के थाना फूंक दिया, पुलिस वालों को बंधक बना लिया। इसका मतलब वहां पर क्या है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा कमजोर है, कुछ और तत्व वहां पर हैं जो प्रशासन से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल वो चुनौती कैसी पैदा करते हैं, क्या रोल है, इस सब की चर्चा यहां पर की जाती है। और आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्या आएगा, अभी क्योंकि डिजिटल का जमाना है, सब कुछ हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण समस्याएं भी बढ़ रही हैं, उसकी चर्चा यहां पर की जाएगी कि संचार नेटवर्क के माध्यम से, यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से जो भी जितनी प्रणालियां हैं संचार की, इसमें सोशल मीडिया भी आएगी, इंटरनेट भी आएगा और तमाम चीजें आ जाएंगी, उसके माध्यम से इंटरनल सिक्योरिटी को कौन कौन सी चुनौतियां मिल रही हैं, और इसमें फिर मीडिया, सोशल मीडिया साइड की क्या भूमिका है, साइबर सिक्योरिटी की बेसिक चीजें क्या हैं, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, कैसे उसको रोक सकते हैं, इससे जुड़े हुए अलग अलग फ्रॉड कौन कौन से हो सकते हैं, इस सब की चर्चा यहाँ पर आएगी। अक्सर हम लोग फिल्मों के अंदर देखते हैं और पीछे अलग अलग जगहों पर इसके उदाहरण भी देखने को मिले हैं। जैसे किस देश का उदाहरण मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है तुरंत अभी, कि वहां पर कुछ लोगों ने कम्युनिकेशन नेटवर्क का लाभ लेकर के वहां की बिजली व्यवस्था, ग्रिड को फेल कर दिया या उसको हैक कर लिया। आप मान लीजिए कोई बड़ा हैकर है, वो आरबीआई को हैक कर ले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, या किसी बड़े बैंक को हैक कर ले उनके नेटवर्क को, तो क्या होगा, एक बैंक के पास लाखों खाते हैं, अरबों करोड़ रुपए हैं, वो सब इधर उधर कर सकता है। वर्तमान में रेलवे हो गया है, मेट्रो है, ये सब किससे चल रहे हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क से चल रहे हैं। सब चीजें डिजिटल माध्यम से ऑपरेट की जा रही हैं। अगर उसमें कोई व्यक्ति बीच में घुस करके उस पर कब्जा कर लेता है, उसमें अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको हैक कर लेता है, तो क्या वो एक साथ सैकड़ों एक्सीडेंट करा करके हजारों लाखों लोगों को मार सकता है कि नहीं मार सकता है, मार सकता है। ये अपने आप में एक चुनौती है। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं, गूगल पे, फोन पे आप सब यूज करते हैं, उसमें धोखाधड़ी हो ही रही है, आप सबको ध्यान में ही है, बैंक की धोखाधड़ियां तमाम होती हैं, तो वो सब इसमें आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और आगे बढ़ेंगे अगले मुद्दे पर। तो अभी हमने इंटरनल सिक्योरिटी की बात की, अब अगला क्या है, जो हमारे बॉर्डर एरियाज है वहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं, ठीक है, और उसका प्रबंधन। क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे क्या होता है, दो देशों की सीमाएं मिल रही होती हैं, है ना। अब सीधी सी बात है कि कहीं पर अगर दो देशों की सीमाएं मिल रही हैं तो वहां पे अलग प्रकार की चुनौतियां होंगी, इधर के लोग उधर जा रहे हैं, उधर के लोग इधर आ रहे हैं, व्यापार भी हो रहा है, उस सब को कराते हुए आपको ध्यान में रखना है कि उससे कोई खतरा ना हो। हमें हमारे यहाँ घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या है, बांग्लादेश से घुसपैठ, पाकिस्तान से घुसपैठ, है ना। तो ये हो गया चैलेंजेस बॉर्डर एरियाज में। इसी प्रकार लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, यानी आतंकवाद के साथ संगठित अपराध। आतंकवाद नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि आतंकवादी ने हमला किया, लोगों को मार दिया, ये एक बड़ा प्रारूप है आतंकवाद का, पर केवल यही नहीं है, ड्रग्स के माध्यम से आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा है। अगर कोई लगातार ड्रग की सप्लाई कर रहा है हमारे देश में, हमारे हजारों हजार लाखों लाख युवा बर्बाद हो रहे हैं, वो भी तो टेररिज्म है। कोई नकली नोट अगर यहाँ पे प्रेशराइज कर रहा है, वो भी टेररिज्म है। बाहर के लोगों ने खुद वहां पे टेररिस्ट नहीं भेजे, यहीं के लोगों को भड़काया और उनको पैसा प्रोवाइड कर दिया कि तुम ऐसी गतिविधियां करो, ये भी आतंकवाद है, ये भी टेररिज्म है, ठीक है। तो किस तरीके से संगठित रूप से वो क्राइम कर लेते हैं, है ना, उनकी चेन कैसे बन जाती है, माफिया कैसे खड़े हो जाते हैं, इस सब की चर्चा यहां पर की जाएगी, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो अंतिम टॉपिक रहेगा सिक्योरिटी इश्यूज में ही, वो क्या रहेगा कि जो अलग अलग फोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास जिम्मेदारी है सिक्योरिटी की, उनके बारे में पढ़ना, है ना। उनका प्रमुख कौन होता है, उनके बलों में कौन कौन से लोग होते हैं, संगठन कैसा होता है,
भाई एक मुख्यालय है, उसके अंतर्गत फिर जोन बने हुए हैं, नीचे कमांड्स हैं अलग अलग, उनके बटालियंस हैं, ये सब की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो अलग अलग सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्सेज। अब सिक्योरिटी फोर्सेज भारत में 3 तरह की हैं मुख्य रूप से। एक कौन सी है? सेना, आर्मी, जिसका काम बॉर्डर संभालना है। दूसरी है पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वगैरह वगैरह। और तीसरे हैं कौन सी? पुलिस, होमगार्ड वगैरह वगैरह इसमें आते हैं। इनका काम क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी। इनका काम क्या है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी। बाकी आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग कहीं भी किसी भी प्रकार कहीं किया जाता है, करते हैं, सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके उपयोग करती हैं। तो उसके बारे में पढ़ना। ये हो गया हमारा सारा सुरक्षा के विषय। तो अभी हम लोगों ने इस पेपर में यहाँ पर हमने 5 सब्जेक्ट्स की चर्चा की है ना? 5 सब्जेक्ट की चर्चा की है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सिक्योरिटी इशू, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब एक सवाल पिछली बार बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को आया था कि इनसे संबंधित कौन कौन सी किताबें हैं या क्या मटेरियल है। तो भाई 2 बात है। नंबर 1, अगर आप कोई कोचिंग लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जब आपको टीचर पढ़ाएंगे तो वो आपको उसके बारे में बताएंगे। उन पर विश्वास करके, फेथ करके वो बुक लीजिए और साथ में उनके स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए। दूसरा, मैं अलग से फिर हमारा स्टडी मटेरियल, मान लीजिए आपको खुद से तैयारी करनी है, तो हमारा सोर्स क्या हो पढ़ने का, ओवरऑल सभी विषयों के लिए उसकी अलग वीडियो एक आएगी। पहले भी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो हमको ट्रैक से भटकना नहीं है, इसलिए ऐसा केवल सिलेबस की बात अभी यहाँ पे हम करने वाले हैं। आपके मन में कोई और भी सवाल आएंगे, आप लोग मुझे, जैसे मैंने पहले ही बताया है, इसी वीडियो के नीचे आप लोग अपने कमेंट्स में छोड़ दीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग अपने सवाल ये पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग पेपर 4 का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।